हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स लेसन्स विद शरीफ। आज हम इस वीडियो में टीचर्स की कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है हर टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कोड टीचर फॉलो करता है तो ही वो अच्छा टीचर बन के आएगा, उसका रिजल्ट आउटकम्स और अच्छी तरह होंगे। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज हिट द बेल आइकॉन so that you can get the notifications whenever I will make a video. Okay, and I am sure that I will definitely impress with my every video. चलिए अभी चलते हैं, और इस वीडियो को हर टीचर को देखना जरूरी है, बिकॉज इस वीडियो को फॉलो करने से, ये वीडियो को आखिरी तक देखने से उस टीचर के टीचिंग में बहुत असर पड़ता है, उसके एटीट्यूड में असर आता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू गो थ्रू दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. ओके, लेट्स गो टू द concept here. Okay, so what is the heading that you are seeing here on the screen? Code of Professional Ethics. Code of Professional Ethics. It is developed by the National Council of Educational Research and Training jointly with All India Primary Teachers Federation, All India Secondary Teachers Federation, and All India Federation of Educational Associations. Code of Professional Ethics means these are the rules or guidelines provided for the teaching community so that all the teachers across the India should follow them uniformly so that the results will common in all the regions of the country. Minimum basic principles है जिसको हमको फॉलो करना है। ये NCERT के द्वारा डेवलप किया गया एक गाइडलाइंस है टीचर्स के लिए, और उसको डेवलप करने में उनको कोऑपरेट किए थे AIPTF, AISTF, AIFEA. ओके, चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. It is universally felt that the status of teaching profession requires to be raised to ensure its dignity and integrity. Accordingly, it is considered necessary that there should be a code of ethics which may be evolved by the teaching community itself for its guidance. So teaching profession की जो लेवल है, उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको रेज करने के लिए और टीचिंग की जो डिग्निटी और इंटेग्रिटी होती है उसको बरकरार रखने के लिए इसकी नेसेसिटी को जाना गया, और उसके लिए टीचर कम्युनिटी के द्वारा ही इसका इवैल्यूएशन हुआ था. मतलब टीचर्स खुद ही इसका प्लान करके इसका इवैल्यूएशन किए थे, इसका पैदाइश हुआ था उसका, और किसके लिए? इंटर्न फॉर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स. टीचर्स की गाइडेंस के लिए ही ये हमने टीचर्स ने बनाया. ओके, सो there are 5 major areas of professional activities which encompass the work of a teacher. कोई भी टीचर काम करता है और बोलता है मैंने क्लास लेके आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रोफेशनल वर्क हुआ है. तो अगर किसी टीचर को प्रोफेशनल तरीके में काम करना है तो उसको 5 एरियाज में ध्यान रखना है. 5 major areas of professional activities which encompass the work of a teacher. वो सारे एरियाज में अगर आप वो काम करता है तो ही वो सही मायनों में काम किया जैसा है. For each of these areas, certain principles have been identified to serve as guidelines for teachers' conduct. तो हर एक एरिया में कुछ प्रिंसिपल्स डायरेक्ट किए गए थे टीचर्स कंडक्ट को लेके, टीचर्स बिहेवियर को लेके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे. तो उन सबके बारे में हमको जानना है. These are preceded by a preamble which provides a rationale for the principles identified. So ये 5 एरियाज में जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे उसको पढ़ने से पहले
वो उसका पूरा जो एसेंस होता है उसको एक प्रियम्बल के रूप में हमको दिया गया है। अगर आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा 5 एरियाज में टीचर को जो वर्क करना है, जिस तरीके से रहना है, उसका एसेंस आपको मिल जाएगा। तो प्रियम्बल में क्या क्या पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया था, मैं इसके पढ़ते हुए उसका एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा, तो आप इसको जरूर सुनिएगा। Recognizing that every child has a fundamental right to receive education of good quality. एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन पाना हर बच्चे का एक फंडामेंटल अधिकार है, राइट है। ओके, हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको एक गुड क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो इस बात को टीचर्स को ध्यान में रखना है। मतलब जब वो टीचिंग करता है, जब अपने बच्चों को पढ़ाता है, ताकि वो इस बात का ध्यान रखे कि वो क्वालिटी कैसा है। ऐसा ही उल्टा सीधा पढ़ा दिया, आधा तिरछा पढ़ा दिया और बोल दिया हो गया, तो ये गुड क्वालिटी का नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हर टीचर। Recognizing that education should be directed to all-round development of human personality. एजुकेशन जो है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहिए। हर एक बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब इमोशनल, सोशल, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड next point is realizing the need for developing faith in the guiding principles of our polity, for example democracy, social justice and secularism. तो बच्चों में ये जो पॉलिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिटी मीन्स पॉलिटिकल साइंस, जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म, इन सारी चीजों में उनको एक भरोसा डेवलप होना चाहिए through our teaching. So we should realize the need for developing these qualities into the children community. And next one is recognizing the need to promote through education our rich culture, national consciousness, international understanding and world peace. So we have to recognize the need for the promotion of rich culture. Indian culture बहुत बढ़िया है, बहुत valuable है। National consciousness, so we belong to our nation, Mother India, and international understanding, how we stand in the international arena. So what is our strength, what are our strengths and what are our weaknesses when compared to other states, and world peace. So all these things should be included in the teaching, okay, when we teach, so that the children can understand the culture, national consciousness, international understanding and world peace. Next one is recognizing that teachers, being part and parcel of the social milieu, share the needs and aspirations of the people. टीचर्स और कोई नहीं है, वो एक सोसाइटी का एक हिस्सा है, एंड दे डेफिनेटली उस सोसाइटी में जहां पे रहते हैं उनका नीड्स और एस्पिरेशंस को क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका टीचर्स को आइडेंटिफाई करना है। Recognizing the need to organize teaching as a profession for which expert knowledge, specialized skills and dedication are prerequisites. टीचर को अपनी टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करना है, फॉर विच एक्सपर्ट नॉलेज इज नेसेसरी, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत पड़ती है एंड डेडिकेशन के साथ उसको काम करना है। दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स to making his teaching as a professional teaching. And realizing that the community respect and support for the teaching community are dependent on the quality of teaching and teachers proper attitudes towards teaching profession. तो और टीचर्स को इस बात का भी ध्यान में रखना है कि उसको सोसाइटी में गौरव कब मिलेगा, रेस्पेक्ट कब मिलेगा। That depends upon the teachers proper attitudes. टीचर का एटीट्यूड कैसा है, उसका टीचिंग प्रोफेशन के प्रति क्या कैसा रवैया है, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी उस पर किस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहा है। तो इस बात को टीचर्स को रियलाइज करना चाहिए। मैं स्कूल जाके आ गया,
मेरा सैलरी मैंने ले लिया और किसी से बात नहीं किया, किसी बच्चे के बारे में सोचा नहीं, तो ऐसी हालत में क्या होगा, सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू आर लैकिंग दोज एटीट्यूड्स towards your teaching profession. And realizing the need for self direction and self discipline among members of the teaching community. So teaching community के जो members हैं, यानी हम टीचर्स में सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को डायरेक्ट करके आगे बढ़ने का, सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसी इन चीजों का जरूरत को हमको रियलाइज करना है. ओके, सो फाइनली प्रियम्बल में क्या बोलता है, वी द टीचर्स ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू अडॉप्ट दिस कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. सो टीचर्स ऑफ इंडिया, जहां जिस कोने में भी काम कर रहे हो, वो सारे टीचर्स ये प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने की हम प्लेड करते हैं, है ना. तो इसको सभी को फॉलो करना चाहिए. चलिए देखते हैं, उसने 5 एरियाज की बात किया है, हम वन बाय वन 5 एरियाज को देखेंगे. अगर आपको वीडियो ज्यादा लंबा लग रहा हो तो आप थोड़ी देर पॉज करके आपका काम देख के फिर आके इसको सुनिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सबको मजा आएगा. और आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे प्लीज बताइएगा कि आपने कैसे फील किया, बिकॉज आई वांट टू teach the teachers who are teaching the children. So if I want to change the society, I want to change the teachers community. Then automatically the students will prosper and the community will indirectly prosper. So let us go to the first area, teacher in relation to students. So what kind of principles that have been directed for the teachers to follow in case of teacher in relation with the students? The teachers shall always be punctual in attending to duties in the school. हर एक टीचर को स्कूल की ड्यूटीज को फॉलो करने में पंक्चुअल रहना चाहिए. 8 बजे स्कूल है तो 8 बजे वहां होना चाहिए, ना कि 8:15 बजे. तो बी पंक्चुअल फॉर द ड्यूटीज ऑफ द स्कूल. Second point, always teach the curriculum after making thorough preparation for the lessons to be taught. जिस लेसन को आपको पढ़ाना चाहा है ये, उस लेसन में आप थरो प्रिपरेशन करके आप स्कूल जाएंगे. ओके, तभी आप करिकुलम का अच्छी तरह ट्रांसलेट कर पाएंगे. थर्ड पॉइंट, ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स विद लव एंड अफेक्शन. सारे बच्चों को प्यार मोहब्बत से ट्रीट करिएगा. एंड बी जस्ट एंड इम्पार्शियल टू ऑल, एंड इम्पार्शियल टू ऑल. इम्पार्शियल मीन्स किसी टाइप ऑफ पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए. ये मेरा कौम का है, ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे घर के बाजू में रहता है, इसकी मम्मी ने मुझे हेल्प किया है, इसके पापा से मेरा काम है. तो ये सारी चीजें रख के आपको नहीं देखना है. सारे बच्चों को इक्वल बराबर मानना है. ओके, किसी को ऊंचा किसी को कम नहीं मानना है. सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, क्लासरूम में सभी बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किसी के ऊपर पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, सेक्स, स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ. ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग योर ड्यूटी इन द क्लास. एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज गाइड द स्टूडेंट्स इन देयर फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. इसके पहले हमने प्रियम्बल में देखा कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को मेहनत करना है. तो ओवरऑल डेवलपमेंट किन एरियाज में रिफ्लेक्ट करता है? फिजिकल मीन्स उसका ग्रोथ, जनरल फिजिकल ग्रोथ. एंड सोशल, वो सोसाइटी में कैसे बात कर रहा है, किस तरह से बड़ों को विश कर रहे हैं, वो सारी चीजें. इंटेलेक्चुअल, वो कितना अच्छी तरीके से सोचता है, कितना अच्छी तरह किसी चीज को पर्सपेक्टिव करता है, वो सारे. इमोशनल, फियर, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीजों को कैसा बैलेंस कर रहा है, ये सब चीजें. मोरल वैल्यूज के बारे में भी बच्चों को हमको जानकारी देना चाहिए. एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अबव ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी इनकलकेटेड विद द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. तो ये सारी चीजों का बच्चों में हमको डालनी है. ऐसा नहीं कि मैंने आज जाके मान लो कैनेमेटिक्स पढ़ा दिया या मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा दिया, तब मेरा काम खत्म नहीं होता. सो दैट इज नॉट ए वर्क ऑफ ए गुड टीचर. सो टीचर्स को लेसन के साथ साथ बच्चों के ये सारी इश्यूज पे भी ध्यान में रखना है in his curriculum transaction. Okay, and next point is take notice of the individual needs and differences among the students in their socio-cultural background and adapt
his or her teaching accordingly. देखिए आपके क्लास में अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे आते हैं, पिछले वर्ग के बच्चे भी आते हैं, हाई सोसाइटी के बच्चे भी आते हैं। सो इंडिविजुअल नीड्स को और इंडिविजुअल बच्चों के डिफरेंसेस को नोटिस में रखते हुए, कोई बच्चा अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आता है तो बच्चे के हिसाब से आप हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हर एक टीचर को अपनी टीचिंग को एडाप्ट करना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस लाना चाहिए। सो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक बच्चे को एक ही तरीके से टीच करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए। सो दिस इज द वन गाइडिंग प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो सारे टीचर्स गलत करते हैं इसको, हालांकि नहीं करना चाहिए। Refrain from accepting remuneration for coaching or tutoring his or her own students except for remedial teaching under an approved scheme. हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स क्लास में लेसन पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि कुछ बच्चों को कि आप घर पे ट्यूशन आ जाओ। क्लास में पूरा नहीं पढ़ाते, कुछ टीचर्स आधा अधूरा पढ़ाते हैं और बोलते हैं बाकी हम घर पे पढ़ाएंगे, घर पे आके पढ़ लेना, उसके लिए चार्ज भी करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। So this is against the code of ethics. So you have to stop yourself from accepting remuneration, tuition fees from your own students. Okay. लेकिन अगर स्कूल ही बोलता है कि सर आप क्लास लीजिए, क्लास स्कूल में 1 घंटे का एक्स्ट्रा, तो आप उस केस में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उसका चार्ज कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। And 7th point is refrain from divulging confidential information about students except to those who are legitimately entitled to it. ये बहुत ही important thing है। आपके क्लास में मान लो कोई बच्चा ऐसा काम किया है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ऐसा कोई हरकत किया है जो आप हर किसी को नहीं बताएंगे, आपके कोलिग्स को नहीं बताएंगे, क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। किससे बात करना है, उसी से बात करना है, जैसे कि उसके पेरेंट को बुलाना या स्कूल के प्रिंसिपल से साइलेंटली इंडिविजुअली कॉन्फिडेंशियली बात करना, मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब एकदम सीक्रेसी मेंटेन करना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बच्चों का सेल्फ डिग्निटी का भी हमको ख्याल करना है। एंड 8th पॉइंट इज रिफ्रेन फ्रॉम इंसाइटिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक स्टूडेंट को दूसरे टीचर के प्रति, दूसरे स्टूडेंट के प्रति उकसाना, एक स्टूडेंट को एक टीचर के प्रति उकसाना और कॉलेज मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट के प्रति भड़काना, ऐसे काम करने से टीचर को रोकना है, अपने आप को रोकना है। ओके, ऐसी काम बिल्कुल शोभा नहीं देती। सो दिस इज आल्सो अगेंस्ट द कोड ऑफ एथिक्स। द कोड मीन्स हाउ यू हैव टू बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन when you discharge your duties, that is the ultimate meaning. So ये सारी चीजें उसी को बताते हैं ना, एक टीचर को कैसे रहना चाहिए। Set a standard of dress, speech and behavior worthy of example to the students. आप अपने ड्रेस को ऐसा मेंटेन करिए, आपकी लैंग्वेज, आपको बोलने का तरीका, स्पीच एंड बिहेवियर इन द स्कूल ऐसा रखिए कि आप एक एग्जाम्पल बने बच्चों के, ताकि वो अपनी जिंदगी में आपको फॉलो करें। And respect basic human dignity of children while maintain discipline in the school. जब आप बच्चों स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप बच्चों का एक डिग्निटी होती है, ह्यूमन डिग्निटी, हर एक ह्यूमन का एक वैल्यू होती है, उसको बरकरार रखते हुए आपको रेस्पेक्ट करना है। So these are the guiding principles for the teachers to be followed in respect to the students. I hope teachers who are working as teachers right now, just checklist whether you are following these principles or not. If you are following more than 6 or more than 7, you are a good teacher. So point out those points which you are not following and try to imbibe in your regular teaching process. Okay, बोर तो नहीं लग रहा ना बच्चों? बच्चों में आपको नहीं बोल सकता बिकॉज आप सब वेल एजुकेटेड हैं, तो आप टीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बोर तो नहीं लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टीचर का जो कोड है या प्रिंसिपल्स है इन रिलेशन टू पेरेंट्स, मतलब टीचर बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए क्लास में, वो बता दिया हमने पहले एरिया में। अब हम दूसरी एरिया में टीचर को पेरेंट्स के साथ या बच्चों के गार्डियंस के साथ किस तरीके से
बिहेव करना चाहिए वो हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। The teacher shall seek to establish cordial relations with parents and guardians. हर एक टीचर को अपने बच्चों के पेरेंट्स और गार्डियंस के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए। सीकिंग मींस टेक इंटरेस्ट बाय योरसेल्फ। कोई पेरेंट आपको फोन नहीं करेगा, तो आपको कभी कभी किसी बच्चे के पेरेंट को फोन करके ऐसा ही एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करना है, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके बच्चों पे। मतलब आप तो वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन ऐसा करने से रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप फॉलो करके देखिए, तो देखिए बाद में मुझे मैसेज करना कि सर आपने जो बोला हमने फॉलो किया और बहुत बढ़िया से हमने रिजल्ट पाया। एंड ऐसा नहीं है कि अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को ही फोन करें, नहीं 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 नहीं। क्लास में जो डलर्स होते हैं या स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके बच्चों को आप, उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ आप रिलेशन मेंटेन करिए और देखिए वो बच्चों में क्या फर्क आता है। मैंने प्रैक्टिकली इसको नोटिस किया है और ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत बच्चे डेवलप होते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, provide information regularly to parents regarding the attainments and shortfalls of the words. बच्चों ने क्या हासिल किया स्कूल के एग्जाम्स में, स्कूल के प्रोग्राम्स में, और बच्चों में क्या खामियां हैं, वो टाइम टू टाइम अपने बच्चों के पेरेंट्स को आप इंफॉर्मेशन देते रहिए। ये आपका एक कोड है, मतलब आपको फॉलो करने वाली चीज है। अगर आप इसको नहीं कर रहे, हमने प्रोग्रेस कार्ड दे दिया वो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम फोन करके सर आपके बच्चे का ऐसा हालत है, ऐसा कर रहा है, फलाना सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, फलाना सब्जेक्ट में नहीं कर रहा है, तो ऐसा पेरेंट्स को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है। And 13th one is refrain from doing anything which may undermine the students' confidence in their parents or guardians. ऐसा काम बिल्कुल ना करिए कि बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने गिर जाए। बच्चे अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स सामने लो हो जाए, ऐसा काम कभी भी बिल्कुल मत करिएगा। मतलब हमेशा आप बच्चों के पेरेंट्स के सामने बच्चों का वैल्यू को हाई रखिएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। तो दैट इज द सेकंड एरिया, मींस आपको पेरेंट्स के साथ किस तरीके से रखना है, पेरेंट्स और बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो आपको एरिया 2 बता दिया। नाउ गो फॉर एरिया 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है टीचर इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड द नेशन। मतलब हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति और इस देश के प्रति, उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए हमारे करिकुलम ट्रांसैक्शन होना चाहिए साल भर। चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। टीचर इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड द नेशन, द टीचर शेल, 14th one is strive to develop the educational institution as a community and a human resource development center, providing knowledge and information and developing skills and attitudes needed for such development. टीचर को मेहनत करना है ताकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक कम्युनिटी के रूप में बदले और एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के रूप में बदले, और वहां से बच्चों को ये प्रोवाइड करे नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नीडेड फॉर सच डेवलपमेंट। तो बच्चों को ये सब करना चाहिए। मतलब सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द रेप्लिका ऑफ सोशल सोसाइटी व्हिच वी आर रेसाइडिंग इन, वी ऑल एक्सेप्ट इट। सो उसमें डेवलपमेंट के लिए हमको क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, वो सारे स्किल्स को बच्चों में डालना है। And 15th point, strive to understand the social problems and take part in such activities as would be conducive to meet the challenges faced by the problems. हर एक टीचर को सोशल प्रॉब्लम्स के ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम इज पोल्यूशन, प्लास्टिक, यूसेज ऑफ प्लास्टिक। तो you should sensitize the students about these social problems, and activities should be organized so that the students can participate in them and they can meet the challenges posed by these problems. Okay, so social problems का भी थोड़ा क्लास में
केयर करना चाहिए। Go for the 16th point. Refrain from taking part in activities having potential to spread feeling of hatred or enmity among the different communities, religious or linguistic groups. मतलब ये बहुत जरूरी है। टीचर्स को सेक्युलर रहना है, even though they belong to some particular caste. For example, ऐसी एक्टिविटीज में कभी भाग ना ले जिससे बच्चों के बीच में या कम्युनिटीज के बीच में एनिमिटी या मतलब शत्रुता या हेट्रेड के कम्युनिटीज में डेवलप हो। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, जैसे एक ही भाषा बोलने वाले के ग्रुप में या एक ही जात के ग्रुप के बच्चों के बीच में ऐसा डिफरेंसेस ना आए, तो टीचर को सभी को कॉमन रखना है और ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है जो बच्चों को पार्टीशन करता हो। 17th one is work actively to strengthen the national integration and spirit to togetherness and oneness. हमेशा टीचर को नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, उसकी स्ट्रेंथन करने के लिए बारे में सोचना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? एकता, इस देश की एकता। Even though we speak different languages, all are unique and same, and all are one. So we have to fight for the oneness of our country. तो इसके बारे में बच्चे के दिमाग में डालना है। Okay, we have to actively strengthen. We have to work actively to strengthen these qualities of national integration among the children. And 18th one is respect Indian culture and develop positive attitudes towards it among the students. हमारी भारतीय संस्कृति को रेस्पेक्ट करना है एंड बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करना है टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, आवर कंट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम यहाँ पे बैठे साउथ में, फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ का हूँ, अगर मैं साउथ में बैठा हूँ और राजस्थान का कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं करता, किस बात की पढ़ाई, किस बात का नेशनल इंटीग्रेशन है ना। जम्मू कश्मीर वाला बैठा है वहां पर, वहां से वो अगर केरला के कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं करता तो कहाँ का नेशनल इंटीग्रेशन। सो अगर देश भर के टीचर्स ये चीजें फॉलो करते हैं तो एक कॉर्नर के बच्चा दूसरे रीजन के बच्चों कल्चर को रेस्पेक्ट करेगा, इनडायरेक्टली नेशनल इंटीग्रेशन होगा, एक दूसरे की सम्मान करेंगे, बहुत बढ़िया देश भर के आएगा, लव एंड अफेक्शन देखने को मिलेगा। 19, respect and be loyal to the school, community, state and nation. Okay, आपको अपने स्कूल और कम्युनिटी, अपने राज्य और देश के बारे में लॉयल रहना है, उसके देश के प्रति लॉयल रहना मतलब वफादारी दिखाना। And let us go for the area 4, teacher in relation to profession, colleagues and प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, चलिए इसमें दो भाग हैं। ये एरिया है क्या है? टीचर इन रिलेशन विथ प्रोफेशन, कोलीग्स एंड अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखते हैं किस तरीके से टीचर को ये मैनेज करना है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे दो भाग हैं, टीचर इन रिलेशन टू कोलीग्स एंड प्रोफेशन। जैसे टीचर काम करता है उसके साथ और भी टीचर्स काम करते हैं ना, तो उनके प्रति टीचर का रवैया क्या होना चाहिए, ये हमको यहाँ पर किस तरीके से बिहेव रखना चाहिए यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। The teacher shall treat other members of the profession in the same manner as he or she himself wishes to be treated. आप किस तरीके से ट्रीट होना चाहते हैं दूसरों के साथ, आप दूसरों को भी उसी तरह ट्रीट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से रेस्पेक्ट पाए तो आप दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे प्रेम से बात करें तो आप अपने कोलीग्स के साथ प्रेम से बात करें। सो यू हैव टू ट्रीट द अदर मेंबर्स इन द सेम मैनर एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। ओके, एंड 21 इज refrain from lodging unsubstantiated allegations against colleagues or higher authorities. मतलब आपके कोलीग्स के प्रति ऐसा कोई एलिगेशन मत लगाइए जिसका कोई बैलेंस, उसका कोई प्रूफ नहीं है या मटेरियल नहीं है।
सो हायर अथॉरिटीज के बारे में ऐसे ही एक मैसेज पास मत करिएगा, है ना। सो ऐसे करने से आप अपने आप को रोकिएगा। So refrain from lodging unsubstantiated allegations against colleagues or higher authorities. वो आपको ही लॉस करवाते हैं वापस में। Okay, 22nd is participate in programs of professional growth like in-service education and training, seminars, symposia, workshops, conferences, self-study, etc. एक टीचर को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कुछ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि इन सर्विस एजुकेशन या ट्रेनिंग होती है कभी कभी टीचर्स का, सेमिनार्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, सिंपोजिया वर्कशॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, एंड सेल्फ स्टडी तो होता है, हर टीचर अपने सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेता है कि उसका नॉलेज कहाँ तक है कंपेयर टू अदर टीचर। सो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। And 23 is avoid making derogatory statements about colleagues, especially in the presence of pupils, other teachers and official or parents. आप एक टीचर है, मान लो आप मैथ्स टीचर हैं, आपके बाजू में मान लो केमिस्ट्री या फिजिक्स टीचर है, पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने उन टीचर्स के बारे में नीचा करते हुए, नीचा दिखाते हुए बात नहीं करना चाहिए। हालांकि वो कितना ही कमजोर टीचर क्यों ना हो, you have to respect the dignity of other teachers who are working with you. Derogatory statements मतलब ऐसा ही disrespectful statements, okay? वो ऐसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। Cooperate with the head of the institution and colleagues in and outside the institution in both curricular and co-curricular activities. आप टीचर हैं तो आप अपने स्कूल के हेड के एंड कोलिग्स के साथ हमेशा कोऑपरेट करेंगे, अपना सहयोग देंगे बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे क्लास में स्टडीज हो या चाहे गेम्स हो, हर एक चीज में, या एनुअल डे सेलिब्रेशन हो, हर जगह आप अपना योगदान देंगे और अपने टीचर बॉस को यानी प्रिंसिपल को आप अपना सहयोग देंगे। एंड 25th, accept as a professional the individual responsibility of reporting to the concerned authorities in an appropriate manner all matters that are considered to be prejudicial to the interests of the students and the development of the institution. इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा चीज हो जो इंस्टीट्यूट को बदनाम करता हो, जैसे जुडिशियल मैटर्स होते हैं, ओके, सो यू शुड ऑलवेज एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ओके। कंसर्न अथॉरिटी को, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसको एक अप्रोप्रिएट मैनर में आप उस मैटर को करवाते हो, करना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में डिसिप्लिन कम है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसको हैंडल करने का एक तरीका है। अगर आप अपना स्कूल का डिसिप्लिन को अच्छा करना चाहते हैं तो कंसर्न अथॉरिटी को या डिसिप्लिन कमेटी को आप ऐसा अप्रोप्रिएट तरीके में बताएंगे ताकि वो अच्छी तरह एक्ट कर सके और चेंजेस ला सके। सो यू शुड एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशन। तो ये है एक टीचर को अपने कोलिग्स के साथ रखने का एथिक्स, ओके, इसको फॉलो करना है। And teacher in relation to professional organizations, मतलब टीचर होता है और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, बैंक्स वगैरह। तो टीचर को किस तरीके से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना बिहेवियर को रखना है, देखते हैं। The teacher shall take membership of professional organizations, treating it as a professional responsibility. जैसे कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हर टीचर को एक मेंबरशिप लेना है। मेंबरशिप लेगा तो वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। वहां पर जो अपडेट्स होंगे वो टीचर को मालूम होते रहेंगे। जैसे मान लो एक रीजन में प्राइवेट स्कूल्स का यूनियन है, सो दैट इज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। You have to be a member of that organization so that you can understand the dynamics of the school system, okay. Next one,
participate as a matter of right in the formulation of policies and programs of professional organizations and contribute to their strength, utility or unity and solidarity. आपको not only उस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, मेंबरशिप लेना है, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. जैसे प्राइवेट स्कूल्स का मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें एक मेंबर है, तो आप अपनी तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू उस कमेटी के सामने रखेंगे कि ऐसा करेंगे इस स्कूल्स के अंदर ताकि सारे बच्चों में हम ये चेंज ला सकते हैं. तो ऐसे काम आपको करना है. ओके. Always function within the framework of the constitution of the organization consent. मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं उसका एक विजन होता है, उसका एक प्रिंसिपल्स होते हैं. उस प्रिंसिपल्स के अंदर ही आप काम करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे. ओके. एंड द last area in which the teacher has to work is teacher in relation to the management. Management means ओनरशिप जिसका होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. द टीचर शैल रिकॉग्नाइज द मैनेजमेंट एज द प्राइम सोर्स ऑफ हिज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप टीचर हैं, आप एक स्कूल में काम करते हैं, उस टीचर को ये बात का ध्यान में रखना है कि वो मैनेजमेंट जो है वो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक सोर्स है. मतलब अगर आप मैनेजमेंट के सामने गिरे हुए हो तो आप कैसे डेवलप होंगे? So you have to be very careful while interacting with your management. Okay. So because it is the prime source of your sustainable development. Sustainable development means common, matlab without any up and downs, you can grow like this. Okay. And develop mutual respect and trust through his professional activities and outputs. मैनेजमेंट में आप एक रेस्पेक्ट पाना है थ्रू योर प्रोफेशनल एक्टिविटीज. आपने स्कूल के अंदर क्या काम किया, मैनेजमेंट उसको देखा और आपको रेस्पेक्ट किया. ऐसे काम करिए कि आप मैनेजमेंट के नजरिए में जाए और आप अच्छी तरह प्रोजेक्ट हो उनके सामने कि ये अच्छा काम करते हैं और इनके वजह से ही हमारा स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है. ऐसा तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं. तो ये सारे 5 एरियाज हैं जहां पर टीचर को ध्यान में रख के काम करना है. एंड लास्टली वी हैव ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड. चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेंस में क्या बताया जा रहा है. ये ट्रू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स एडमिशन ऑफ इट्स मेंबर्स, exerts control over them and fights against all odds to promote their welfare. मतलब कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसके मेंबर्स को एडमिशन करते समय रेगुलेट करता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एंड कंट्रोल ओवर देम, और उन पे कंट्रोल करता है ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर्स होते हैं उससे उन पे, एंड फाइट्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू प्रमोट देयर वेलफेयर. वो मेंबर्स की जो वेलफेयर है उसको रोकने वाली चीजों के अगेंस्ट वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन. It does represents unified voice of its members. So जो ओवरऑल जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे मेंबर्स की वॉइस को सुनाता है. The professional organizations of teachers should take upon themselves the moral responsibilities to safeguard all clauses of this code by ensuring their observance by the teachers. The professional organizations of teachers जो है should take themselves the moral responsibility. मतलब टीचर्स को moral responsibility लेना है to safeguard all the clauses. मतलब सारे उस प्रिंसिपल जो बताए गए उसको सेफगार्ड करने के लिए, ताकि वो फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे उसका ऑब्जर्वेंस करके उसको सेफगार्ड करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. They should accept the responsibility to evolve first suitable mechanism for its enforcement. Not only observance of the principles, they have to accept. They should accept the responsibility. Responsibility को accept करना है to evolve suitable mechanism. Suitable mechanisms को evolve करके उसको enforcement में लाने के लिए teachers को काम करना है. तो ये सारी चीजें अगर teacher करता है, definitely he will get the respect in the society, family, and he will live with full satisfaction. अगर आप एक टीचर हैं
मैं चाहता हूं कि आप भी ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो करें, इस वीडियो को 2-3 बार देखें और उसको अपनी जिंदगी में लाइए और एक अच्छा टीचर बन के एंजॉय कीजिए लाइफ को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।